हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो से हम हमारा नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। आप लोग स्लाइडर को देख के समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो से कुछ नई शुरुआत होने वाली है, कुछ नया दिख रहा है। जी हाँ, हम लोग हमारा यूनिट नंबर 5 दैट इज लीगल प्रोफेशन इन इंडिया को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लीगल प्रोफेशन कैसे आगे बढ़ा, और इस पूरे चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि पूरा इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कैसा था। आज के टाइम पे आप लोग जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ देख रहे हैं, आप लोग लॉ की पढ़ाई करने का सोच रहे हैं, आप लोग BA LLB ऑनर्स करने का सोच रहे हैं, आखिर ये इवॉल्व कैसे हुआ, हमारे कोर्ट्स कैसे इवॉल्व हुए, लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। यहाँ पे वकालत, जो हिंदी में कहा जाता है वकील बनेगा या वकालत, आपने सुना होगा, इसका सिलसिला कब स्टार्ट हुआ है, और वकील क्या होते हैं, मुख्तार्स क्या होते हैं, अटॉर्नीज क्या होते हैं, सॉलिसिटर जनरल क्या होते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों को जो आपको हमेशा एक कन्फ्यूजन रहता है, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे यूनिट में। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि लीगल प्रोफेशन में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे पब्लिक पॉलिसी में जा सकते हैं, एनजीओज में जा सकते हैं, कॉरपोरेट में जा सकते हैं। तो वैसे हम देखेंगे कि लीगल प्रोफेशन में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। और एक तरीके से ये वाला जो यूनिट है, ये आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल है। अब हेल्पफुल कैसे ये वाला यूनिट, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली है। अगर आपने भी मन बनाया है कि सर हमें BA LLB ऑनर्स करना है, या जो भी BBA LLB ऑनर्स करना है, उससे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो इस यूनिट में अपार्ट फ्रॉम द पढ़ाई आपको बहुत सारी दूसरी चीज़ें मिलेगी जो आपके लिए आज के टाइम के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो बेसिकली कहा जाए अगर मोटे मोटे तौर पे, तो इस वाले वीडियो में, इस वाले यूनिट में हम लोग कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखेंगे, जो हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे कि अंग्रेजों के टाइम पे ये था, फिर ये हुआ, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको बोरिंग वाला हिस्सा भी है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाला हिस्सा भी है कि क्या क्या डोमेन है लीगल, जो लीगल नॉलेज वाला या जो लीगल स्टूडेंट है वो कौन कौन से डोमेन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है जिसको कि आपको पढ़ने में मजा आएगा। सो आपको मैंने एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग दे दी है कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं। क्लियर है, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। नाउ स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से कि यहाँ पे जो लीगल प्रोफेशन इन इंडिया है, इसका एक थोड़ा सा ब्रीफ जानेंगे इस वीडियो में कि ये जो लीगल प्रोफेशन है इसका इमर्जेंस कैसे हुआ है। तो एक छोटा सा एक ब्रीफ डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के थ्रू करेंगे। The modern legal profession in India has colonial roots, emerging with the evidence of Mayor's Court in Madras and Calcutta in 1726. अब यहाँ पे कहा गया है कि जो मॉडर्न लीगल प्रोफेशन देख रहे हैं, जो हम आज का लीगल प्रोफेशन देख रहे हैं, इसके कॉलोनियल रूट्स हैं। ठीक है, कॉलोनियल रूट्स मतलब अंग्रेजों के टाइम का। अब हमने देखा है कि हमने बहुत सारी चीज़ें अंग्रेजों से ली है, बिल्कुल। वो लोग हमारे ऊपर आए, उन्होंने बहुत टाइम तक रूल किया, तो उनकी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने अडॉप्ट की है। तो वैसे ही जो लीगल प्रोफेशन है वो भी हमने अंग्रेज़ों के टाइम से बहुत सारी चीज़ें वहाँ से अडॉप्ट की है, लेकिन समय के अनुसार उसमें हमने हमारा इंडियन जो तड़का मसाला है उसके अकॉर्डिंग उसे चेंज किया है। बट हमने जो ब्रिटिश सिस्टम है उसको लिया, एंड समय समय पे हमने उसको हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग चेंज करते रहे। क्लियर है। तो जो लीगल प्रोफेशन है उसका अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले मेयर्स कोर्ट होते थे, जो कि मद्रास और कलकत्ता में थे। 1726 का ये हाल था कि सबसे पहले मेयर्स कोर्ट होते थे। ये एक तरीके से इमेज है, और यहाँ पे ये सबसे पहले मद्रास और कलकत्ता में ही थे। यहाँ पे जो भी लीगल काम थे, वो सारी जो भी चीज़ें थी वो यहाँ पे निपटाई जाती थी, सुलझाई जाती थी। However, it was not until 1846 through the Legal Practitioner Act that the doors of professions were thrown open to all those duly qualified, certain and of good character, irrespective of nationality or religion. अब यहाँ पे बताया गया है कि 1726 में क्या था। 1726 में कोर्ट्स तो थे, 2 कोर्ट्स तो थे मद्रास और कलकत्ता में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अंग्रेज लोग थे। अंग्रेजी वकील, अंग्रेजी जज, सब कुछ अंग्रेज, हमारा कोई रोल नहीं था यहाँ पे। ठीक है, तो 1726 में कहा जाए तो जो अच्छे गोरे अंग्रेज थे जिन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई की थी, सिर्फ उनका रोल था यहाँ पे, इंडियंस का कोई रोल नहीं था।
लेकिन 1846 में क्या हुआ था, 1846 में थोड़े से इसके डोर्स ओपन किए गए थे, लीगल प्रोफेशंस के थोड़े से डोर ओपन किए गए थे कि जो भी क्वालिफाइड पर्सन है, ठीक है, जो भी क्वालिफाइड पर्सन है, जिसकी गुड कैरेक्टर है, जिसने अच्छी खासी पढ़ाई की है, वो आ सकता है अगर वो इंडियन है तो भी। अब उस टाइम पे वो इंडियन की संख्या थोड़ी सी कम थी, ठीक है, उन इंडियन की संख्या बहुत कम थी। और एक चीज और बता दूं, हालांकि हम जब चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तब आपको क्लियर होती जाएंगी ये चीजें, लेकिन तो भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मतलब हमने जो कहा कि इंडियंस वगैरह को भी अलाउ किया था उसके बाद में, तो ऐसा नहीं कि इंडियंस को, जो इंडियंस थे उनको एकदम ऊपर वाले कोर्ट में, नहीं, जो नीचे वाले जो कोर्ट्स है ना, वहां पे थोड़े बहुत इंडियंस का रोल उन्होंने थोड़ा सा शुरू किया था, वो भी थोड़ा सा एकदम मिनिमल, ठीक। Women were still excluded from profession at this stage to be thereafter admitted through the Legal Practitioners Women Act of 1923। और विमेन की एंट्री कब हुई, विमेन की एंट्री हुई 1923 में, ठीक है, विमेन्स को 1923 में एंट्री मिली कि वो एज अ वकील वहाँ पे आ जा सकती हैं, अपनी बात रख सकती हैं। सो एक तरीके से हमें पेट्रियार्कल माइंडसेट देखने को मिल रहा था कि जो हम देखते हैं, जो विमेन का जो डोमिनेशन होता है, वुमेन का डोमिनेशन नहीं, जो हम वुमेन को डोमिनेट करते हैं, ठीक है, डोमिनेशन नहीं, डोमिनेट, ठीक है, वो उस टाइम पे चला रहा था, एक पेट्रियार्कल सेटअप था वहाँ पे, सोसाइटी जो थी वो पेट्रियार्की से भरपूर थी एक तरीके से देखा जाए। महिलाओं को ऐसा नहीं समझा जाता था कि वो कुछ अच्छा कर सकती हैं, ऐसा नहीं समझा जाता था कि महिलाओं के पास में दिमाग है, वो एजुकेशन के फील्ड में भी आ सकती है। इसलिए जो हम बोलते हैं ना, जो मेन और वीमेन का जो डिस्क्रिमिनेशन है, तो इसकी रूट्स बहुत पहले से है। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये सिर्फ इंडिया का ही नहीं है डिस्क्रिमिनेशन, अगर आप ऐसा सोचे कि इंडिया में ऐसा है, जी नहीं। अगर आप लोग देखेंगे, अगर किसी ने थोड़ा सा फेमिनिज्म के बारे में पढ़ा है, तो आज तो फेमिनिज्म का जो एकदम जो ओरिजिनल, जो हम पीछे जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग इंग्लैंड वगैरह से देखेंगे, तो वहाँ पे सबसे पहले महिलाओं ने आवाज़ उठाई थी कि हमें वोटिंग राइट्स हो, क्योंकि सिर्फ पुरुषों को अधिकार था। तो डिस्क्रिमिनेशन हर जगह था, लेकिन वो समय के अकॉर्डिंग हर देश में उस हिसाब से मांगे उठती गई और चीज़ों को रिफॉर्म कर दिया गया। तो वैसे ही इंडिया में भी होता है, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे थी, लेकिन समय समय पे मूवमेंट्स हुए और उन मूवमेंट्स के द्वारा चीज़ें सुलझाई गई हैं, ठीक है। तो आज तो हम एकदम इक्वालिटी के पटल पे देखते हैं दोनों को, हालांकि वो फैमिली टू फैमिली, मतलब एक पर्सनल टर्म्स में चीज़ें डिफर करती है, लेकिन ऑन द लाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें तो चीज़ें इक्वल है। क्लियर है, ठीक है। अब ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो ऑल टुगेदर एक दूसरी डिबेट है, हमें उस डिबेट में भी नहीं जाना है। समझ में आ गया? तो हम क्या समझेंगे कि ये जो लीगल प्रोफेशन है, इस लीगल प्रोफेशन की शुरुआत कब हुई थी इंडिया में? इस लीगल प्रोफेशन की शुरुआत हुई थी 1726 में, इस लीगल प्रोफेशन की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद में 1846 के द्वारा 1846 में इंडियन को एंट्री दी गई, और दैट टू लोअर कोर्ट्स में। देन कौन सा एक्ट था? देन यहाँ पे बताया गया है 1923 का एक्ट था, 1923 में विमेन की एंट्री हुई। तो ये एक्ट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट हुआ था लीगल प्रोफेशन, यहाँ से लीगल प्रोफेशन की जड़ है, ठीक है। यहाँ पे लीगल प्रोफेशन का क्या है, लीगल प्रोफेशन का यहाँ पे रूट्स हैं। देन यहाँ पे क्या हुई, इंडियंस की थोड़ी बहुत एंट्री, पूरी तरीके से एंट्री नहीं हुई है, लेकिन थोड़ी बहुत एंट्री मिली। तो इंडियंस की यहाँ पे एंट्री होती है, दैट टू लिमिटेड एंट्री थी, कोई ज़्यादा एंट्री नहीं थी, मतलब नीचे वाले कोर्ट्स पे थी। और यहाँ पे क्या होता है, विमेंस की एंट्री 1923 में होती है, ठीक है। जो विमेंस थी उनकी एंट्री 1923 में हुई है। इवन अंग्रेजों ने भी विमेन को बहुत टाइम तक एंट्री नहीं दी थी लीगल प्रोफेशन में। क्लियर है, समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, राइटिंग रीडेबल है, इतना तो समझ आ ही गया होगा। सुंदर नहीं है लेकिन पढ़ तो सकते ही हो, है ना, इतना तो हो ही सकता है, ठीक। सो ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ में आई कि यहाँ से लीगल प्रोफेशन कैसे आगे बढ़ा। नाउ द लीगल प्रोफेशन इन इंडिया विच एक्सक्लूड बोथ the practice of law as well as professional legal legislation is regulated by Advocates Act 1961। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है
कि जो हम लीगल प्रोफेशन देख रहे हैं, जो लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो इस प्रोफेशनल लीगल एजुकेशन मतलब जो रेगुलेशंस है, लीगल एजुकेशन जो है वो एडवोकेट्स एक्ट 1961 से गवर्न हुई है। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज इन्वेस्टिगेट अंडर द एडवोकेट एक्ट एज अ बॉडी फॉर रेगुलेटिंग द मिनिमम स्टैंडर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय इंस्टीट्यूशन इम्पार्टिंग लीगल एजुकेशन। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे देखिए तो 1923 तक तो ये सिलसिला था, ठीक है, 1923 तक ये सिलसिला था। 1923 के बाद में हम कहाँ जाते हैं, 1923 के बाद में हम जाएंगे 1961 में। अब हम कहाँ आ गए, 1961 में। 1961 में क्या हुआ था, 1961 में बना था एडवोकेट्स एक्ट। क्या बना था, एडवोकेट्स एक्ट। और ये जो एडवोकेट्स एक्ट था, इस एडवोकेट एक्ट के थ्रू बनी थी एक बॉडी। वो बॉडी का नाम क्या था, वो बॉडी का नाम था बार काउंसिल ऑफ इंडिया। उस बॉडी का नाम क्या है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। उस बॉडी का नाम था बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब ये जो एडवोकेट एक्ट है, इस एडवोकेट एक्ट में ये बताया गया है कि जो लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो किस हिसाब से प्रैक्टिस करें, और जो लीगल एजुकेशन है, जो लीगल एजुकेशन आज के टाइम में आप कंट्री में देख रहे हो, जो लॉ की जो पढ़ाई है, जो LLB LLM की, वो कैसे रेगुलेट हो। तो इस एडवोकेट एक्ट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया बना, और ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करता है, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक तरीके से रेगुलेट कर रहा है। किसे रेगुलेट कर रहा है, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेट कर रहा है लीगल एजुकेशन को। किसको रेगुलेट कर रहा है, लीगल एजुकेशन को, जो लीगल एजुकेशन को, जो लोग अपनी LLB की पढ़ाई कर रहे हैं, LLM की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ये रेगुलेट कर रहा है कि किस हिसाब से यहाँ पे कैसे कोर्स होंगे, क्या सिलेबस होगा, कौन से सेमेस्टर में क्या पढ़ाया जाएगा, उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपने इनपुट दे रहा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसे रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। सो ये चीज भी आपको समझ में आ गई कि क्या क्या मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं जो कि लीगल एजुकेशन को फॉलो करने रहेंगे, जो कि लॉ कॉलेजेस को फॉलो करने रहेंगे। कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं ना कि अगर आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो तो कॉलेजेस को इन चीजों को पे तो ध्यान रखना ही है, ये सब्जेक्ट्स तो पढ़ाना ही है। तो वैसे ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉ कॉलेजेस को बताता है तुमको ये तो पढ़ाना ही है, ये तो मिनिमम स्टैंडर्ड है, ये तो आपको फॉलो करना ही है। The reformation of legal education in India, undertaken since the late 1980s at the initiative of BCI, the University Grant Commission, the Law Commission of India and various state government has also led establishment of various national law schools in India in last 2 decades. साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है कि BCI ने फिर 1980s में बार बार यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से बोलने लग गए, या फिर जो लॉ कमीशन है उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से बोला कि आप लॉ स्कूल्स बनाइए। जो आज के तारीख में जो आप लोग देख रहे हो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, उनका BCI ने बोला था 1980s में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट को कि भैया देखो आप लॉ स्कूल्स बनाइए जहां पे सिर्फ लॉ की पढ़ाई हो। जैसे आप IIMs देख रहे हो, आप IIT देख रहे हो, वैसे लॉ स्कूल्स भी तो होनी चाहिए, लॉ कॉलेजेस भी तो होने चाहिए, जो कि आज के टाइम पे एक सक्सेसफुल मॉडल है। जो हमारी लॉ कॉलेजेस हैं वो वर्ल्ड लेवल पे अच्छे से अपना परफॉर्म कर रही है और वो एक ब्रांड बन गया है ना। आप कोई भी लॉ कॉलेजेस में आप बोलते हो कि मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल, ठीक है, तो आप कुछ भी बोलते हो तो एक वो ब्रांड दिखती कि अच्छा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, ठीक है। तो लॉ कॉलेजेस स्टैब्लिश किए गए। This movement, which was pioneered by Professor N.R. Madhavan Menon, who was the first instrumental in setting up a first national law school in Bangalore, and other academicians in India, resulted in establishment of around 22 national law schools and few new generation law schools in public as well as private sector. तो पहले जो इंसान थे जिन्होंने पहली जो लॉ स्कूल्स की एक तरीके से क्या करें, लॉ स्कूल्स की जिन्होंने नींव रखी वो थे प्रोफेसर N.R. माधवन मेनन। और पहला जो लॉ स्कूल बना था वो बना था नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, जो कि बेंगलुरु में है। और इन्होंने इस कॉलेज की स्थापना की है। आज के टाइम में जो भी बच्चा क्लैट के लिए प्रिपेयर करता है, जिसको भी क्लैट क्रैक करना होता है, उसका ड्रीम होता है कि उसे जो बैंगलोर वाला जो कॉलेज है, जो बैंगलोर वाली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, उस
कॉलेज में वहाँ पे एडमिशन मिल जाए, क्योंकि ये टॉप है अगर रैंकिंग वाइज देखें तो, ठीक है। और इसका कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई जाता है। अगर हमें यहाँ एडमिशन चाहिए तो हमें क्लैट में बहुत अच्छी रैंक लानी पड़ती है, इवन टॉप 50 टॉप 80s में हमें रैंक लेके आनी पड़ती है, तब हमारी गुंजाइश होती है कि हमारा यहाँ पे एडमिशन होगा। सो इन्होंने इसकी सेटअप की और ये पहला लॉ कॉलेज बना है कंट्री का। पहले ये सेटअप हुआ है, देन बाद में अलग अलग सेटअप हुए। तो आज की तारीख में बहुत सारे लॉ कॉलेजेस हैं। एक अलग से है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली का, वो अपना नया एग्जाम, वो अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाता है। बाकी ये जो 22 हैं, ये 22 क्लैट के थ्रू अपना एग्जामिनेशन करवाते हैं। आज से 1 साल बाद हो सकता है एक आध और बढ़ जाए, 2 साल बाद एक आध और बढ़ जाए, 3 साल पहले इससे कम थे, ठीक है। सो कॉलेजेस तो इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। डे बाय डे हम देख रहे हैं कि कॉलेजेस इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो एक ये अच्छी शुरुआत थी नेशनल लॉ स्कूल्स स्टैब्लिश करने की, ठीक है। India has the second largest population of lawyers in world, second only to United States. The number of persons admitted to practice law in India has increased from about 70,000 at the time of independence in 1947 to some 1.25 million in 2014. तो आपको गर्व होना चाहिए कि पूरे देश में, पूरे विश्व में हम सेकंड नंबर पे आते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉयर। सबसे ज़्यादा लॉयर आज की तारीख में यूनाइटेड स्टेट्स में है, दैट इज़ यूएसए में है। और उसके बाद में अगर कहीं सबसे ज़्यादा लॉयर पाए जाते हैं तो इंडिया में पाए जाते हैं। जब देश आज़ाद हुआ था तब महज 70,000 लॉयर थे, लेकिन अगर 2014 में देखें तो 14 में कितने हुए, 1.25 मिलियन, मतलब 12 लाख के समथिंग, ठीक है, मोर देन 12 लाख। और आज की तारीख में अगर हम देखेंगे, आज आप प्रेजेंट ईयर देखेंगे तो और ज़्यादा होंगे, ठीक है। सो लेटेस्ट फिगर तो बार बार अपडेट होते रहेंगे, लेकिन 2014 में ये 12 लाख से ज़्यादा हो गए थे, जहां सिर्फ 70,000 थे। सो एक ये प्राउड भी महसूस होना चाहिए आप लोगों को कि पूरे विश्व में अगर कहीं सबसे ज़्यादा लॉयर है तो वो यूनाइटेड स्टेट्स में, और उसके बाद में इंडिया में ही, इंडिया का सेकेंड नंबर आता है। और ये जैसे जैसे नेशनल लॉ कॉलेजेस ओपन होने लग गए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आजकल आप देख रहे हो कि लॉ का एक अलग क्रेज है, और कहा जाए तो लॉ में फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। सो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लॉ को ऑप्ट भी कर रहे हैं। आई होप आपको एक पूरा ब्रीफ समझ में आ गया होगा लीगल प्रोफेशन इन इंडिया का, कि हम क्या करने वाले हैं, इस यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं। और आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे लग गया होगा कि हमें किस तरीके से पढ़ना है और इस पूरे चैप्टर में किस तरीके की बातें होने वाली है। सो मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स से पढ़ाई कर रहे हैं और अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिल पा रहे हैं तो उसका सोल्यूशन मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है। वो सोल्यूशन है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे पहुंचने के लिए सिंपली आप लोग गूगल पे जाइए, गूगल पे आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा, जहां नीचे दिया गया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। यहाँ पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक मेंशन है। साथ ही साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा लर्निंग और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 to 12 के वीडियोस भी मिलेंगे। एक्स्ट्रा लर्निंग में इट्स ऑल लीगल करके कुछ सीरीज स्टार्ट की गई है, जिससे कि आप अपना लीगल नॉलेज इन्हांस कर सकते हैं। तो एक बार आप एक्स्ट्रा लर्निंग पे भी विजिट कीजिए। सपोज कीजिए कि आप क्लास 12 पर जाके क्लिक करते हैं, तो जैसे ही आप क्लास 12 पर जाके क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से स्क्रीन आपको नजर आएगी। क्लास 12 पे जितने भी सब्जेक्ट्स के वीडियोज बन गए होंगे वो सभी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे, चाहे साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम से हो, चाहे ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से हो। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपको क्लास 12 का लीगल स्टडीज नजर आएगा। जैसे ही आप क्लास 12 के लीगल स्टडीज पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन नजर आएगी और यहाँ पे जो वीडियोस होंगे वो आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग होंगे, और जो भी वीडियोस होंगे वो चैप्टर वाइज अरेंज होंगे, और चैप्टर वाइज में भी जो वीडियोस होंगे वो टॉपिक वाइज अरेंज होंगे। जैसा कि मैंने आपको क्लास 12 लीगल स्टडीज का बताया है, आप किसी भी क्लास में जाके किसी भी सब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो वीडियोस का फॉर्मेट यही होगा, दैट इज चैप्टर वाइज, एंड चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज आपको वीडियोस अरेंज मिलेंगे। सो इट इज अप टू यू। अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल रहे हैं और अगर आप यूट्यूब से कंफर्टेबल है तो आप लोग यूट्यूब से पढ़िए, लेकिन अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशानी जा रही है
तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। सो इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को देखिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए, एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कीजिए। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, ट्यूशन्स में भाई बहनों को बताइए। वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।